हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो कि है इंग्लिश सेक्शन फॉर ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स और रेगुलेटरी बॉडीज या इंश्योरेंस एग्जाम्स एक्सेप्ट आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लरिकल। किसी भी एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आप मेंस में रीजनल लैंग्वेज यूज कर सकते हो या फिर चूज कर सकते हो इंग्लिश की जगह। बस आरआरबी पीओ में और क्लरिकल में, क्योंकि प्री में इंग्लिश नहीं आती, मेंस में यहाँ पर ऑप्शन होता है आरआरबी पीओ में और क्लरिकल में कि आप रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश में कोई भी चूज कर सकते हो। बट जितने भी बाकी एग्जाम्स है, वेदर इट इज एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई या फिर बैंकिंग के कोई भी एग्जाम या इंश्योरेंस के कोई भी एग्जाम्स, यहाँ पर इंग्लिश कहीं ना कहीं आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अमूमन यहाँ पर इंग्लिश प्री और मेंस में तो मिलती ही मिलती है। और किन्हीं किन्हीं एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी आता है, जैसे कि आईबीपीएस और एसबीआई। तो यहाँ भी आपको ये क्वालिफाई करना पड़ता है। तो अभी हम जो बात करेंगे ये उन सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो बिगिनर्स बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, या फिर वो रिपीटर्स बच्चे हैं जो 1-2 साल से 4-5 साल से 7 साल से 8 साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं। बट उनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है उनके लिए, और उनके काफ़ी कम मार्क्स आते हैं। कभी कभी तो सिंगल डिजिट में मार्क्स आते हैं 30 में से, एज एन एग्जाम्पल प्री में। और मेंस तो फिर और भी ज़्यादा पैथेटिक आते हैं, काफ़ी ख़राब आते हैं। और कभी अगर डबल डिजिट में मार्क्स आ भी जाते हैं तो वो भी 10, 12, 15 तक ही मार्क्स रहते हैं 30 में से इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और मेंस का तो फिर कुछ कहना ही क्या, क्योंकि जब आप प्री में ही फैच नहीं कर पा रहे मार्क्स अच्छे, तो मेंस में तो कैसे जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो ये 3 महीने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ आपको करनी है, क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो मैसिव इंप्रूवमेंट के साथ 25+ जाए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इन आईबीपीएस एंड एसबीआई एंड सम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। और मेंस में भी अगर 40 मार्क्स की इंग्लिश आती है तब भी आपके 25 तक वहां पर मार्क्स आने चाहिए, और इससे ज्यादा आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम जो ये वीडियो है यहाँ पर आप देख सकते हो, पार्ट 1 है ये। तो इसके 2 से 3 पार्ट होंगे। हर एक पार्ट में मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, और जो वीडियो रहेगी वो 10 से 15 मिनट की रहेगी, तो आपको काफी समझ भी अच्छे से आएगा। तो हम क्या क्या कवर करने वाले इन 2-3 पार्ट में। सबसे पहले आई विल टेल यू कि बैंकिंग की इंग्लिश डिफरेंट कैसे है बाकी सभी एग्जाम से। दूसरी चीज, यहाँ पर बैंकिंग की इंग्लिश कैसे डिफरेंट है। एंड दूसरी चीज में हम कवर करेंगे कि ग्रामर, वोकैब, क्या ये चीजें जरूरी है एग्जाम के लिए, बैंकिंग के लिए स्पेशली। और तीसरी चीज कि कैसे आप अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या स्टेप आपको लेने हैं। तो इस वीडियो में हम इन पे बात करेंगे अभी। सबसे पहली चीज, बैंकिंग एग्जाम डिफरेंट कैसे है। तो देखिए, एसएससी की अगर आप बात करोगे तो वहां पर पूरा का पूरा खेल ग्रामर का है, वोकैब का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, इडियम फ्रेजेस का है। इस सब पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह पे। और यहाँ से भी मैक्सिमम बच्चे मार्क्स फेच कर सकते हैं और करते भी है। बट बैंकिंग में ऐसा नहीं है। ये बैंकिंग में चीजें अप्लाई नहीं होती। इट्स अ बिग नो। कैसे नहीं होती, समझिए। अगर आप कोई भी प्री एग्जाम देते हो, अभी हम प्री की बात कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर इंग्लिश जो होती है वो 30 मार्क्स की होती है। 30 मार्क्स में से मात्र 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि एरर्स के होते हैं। एरर्स वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां पर कुछ रूल्स यूज होते हैं ग्रामर के, वो भी सिंपल से होते हैं। बाकी जो 25 क्वेश्चन है वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आरसी होता है लगभग 10 क्वेश्चन। बाकी जो होते हैं उसमें क्लोज टेस्ट वगैरह होंगे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिल ब्लैंक्स, या फिर मैच द फॉलोइंग्स होंगे, एटसेट्रा। ये सब क्वेश्चन होते हैं 15 के आसपास। कितने? 15 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। अब यहाँ पर मुझे बताओ, कहाँ पर आपका सिनोनिम एंटोनिम यूज हो रहा है, कहाँ पर आपकी ग्रामर ज्यादा यूज हो रही है? कहीं नहीं हो रही। तो ये जो 25 नंबर है, ये वाले जो 25 नंबर है, इसमें से आप कम से कम गिर पड़ के भी 20 नंबर ला सकते हो। वो भी तब जब बाकी जो चीजें हैं, लाइक क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक, इन दोनों में कोई ऐसा, या फिर आरसी में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो बहुत ही टफ है, तो वो सबके लिए ही टफ रहेगा। यकीन मानो, आपके लिए टफ नहीं है वो। बट बाकी जो 20 नंबर है वो आप फेच कर सकते हो। और यहाँ पर ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं एरर्स के, कि ये तो आप 5 के 5 आराम से ठीक कर दोगे। जब आप मॉक लगाओगे यू विल गेट टू नो कि कितने इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग की। तो अब क्या करना है आपको? क्या आपको ग्रामर करनी चाहिए? तो देखिए,
आप ग्रामर करनी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। अब इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी ग्रामर रीड नहीं की, ना ही मैंने कभी इंटरेस्ट लिया। एंड मेरे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड है आरबीआई, एसबीआई वगैरह में, आईबीपीएस में, उनको भी ग्रामर नहीं आती, बट स्टिल वो प्री में भी 25 और कभी कभार इससे ज़्यादा स्कोर करते थे 30 में से, और मेंस में भी वो 35 तक भी गए हैं 40 में से। ये लेवल था उनका। अभी कैसे था, तो पूरा का पूरा जो चीज़ आती है वो आती है अंडरस्टैंडिंग पे। अंडरस्टैंडिंग अगर ये आपको आती है तो आपका काम 90% आसान हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग में एक चीज़ समझो, ये डेवलप कैसे होती है। तो आज इस वीडियो से आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि अंडरस्टैंडिंग प्लस कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी, ये चीज़ डेवलप कैसे करनी होती है, और इसको डेवलप करने से कैसे आप, जो मैंने ये आपको टॉपिक बताए थे 25 नंबर वाले, कैसे आप 20 या 20+ मार्क्स आराम से फैच कर सकते हो। प्लस ग्रामर के भी आप इसी में से फैच कर लोगे मार्क्स, इतना लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एडिटोरियल रीड, डेली बेसिस पे एडिटोरियल आपको रीड करना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, लिख लेना, ना समझ आए वीडियो को एक बार दो बार दोबारा देख लेना, फिर भी समझ ना आए पॉज करके लिख लेना, फिर दोबारा सुन लेना, बट ध्यान से अप्लाई करना शुरू करना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगले 3 महीने में आपके मार्क्स जितने भी आते हैं, 8, 10, 12, 30 में से डबल ना हो जाए, उससे ऊपर ही से इवन चले जाएंगे, देखना आप तो बताना मुझे, बट अप्लाई करना है। तो कोई भी एडिटोरियल डेली का कम से कम एक तो रीड करना ही करना है। डेली मतलब डेली, चाहे संडे हो मंडे हो, डजेंट मैटर, डेली एक तो करना है। बट जो मेरा सजेशन रहेगा वो रहेगा 2 एडिटोरियल रीड करने का। अब आप चाहे हिंदी बैकग्राउंड के हो, वो कुछ मैटर नहीं करता, आप चाहे बिगिनर हो, वही मैटर नहीं करता, आप चाहे रिपीटर्स हो, वो भी मैटर नहीं करता, ये सबके लिए है, ऑल द कैटेगरीज। अब इसमें करना कैसे है आपको, ये देखिए। सपोज कीजिए ये एक स्पेसिफिक एडिटोरियल है, ठीक है, सपोज करना है, विजुअलाइज करना है। तो ये एक एडिटोरियल है जो कि एक्स वाई जी न्यूज़पेपर में आया है। अच्छा, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, तो देखिए काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि दाएं हिंदू करो, वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, सब फालतू की बातें हैं। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में कंफर्टेबल हो वो कर लो, हिंदुस्तान टाइम्स में कंफर्टेबल हो वो कर लो, इंडियन एक्सप्रेस में कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड करना है वो कर सकते हो, और फिर भी अगर आपको मजा आता है द हिंदू रीड करने में तो वो कर सकते हो। तो जो आपको रीड करना है वो कर सकते हो, मैटर नहीं करता कौन सा न्यूज़पेपर है। और ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ चीज, तो ये मिथ दूर कर दो अपने दिमाग से। जो भी आपका लेवल है रीडिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, उसको रीड करना शुरू करो। सपोज आपको हिंदुस्तान टाइम्स समझ में आता है कंफर्टेबली, तो वो रीड करो। जब आपका लेवल बन जाएगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर इंडियन एक्सप्रेस पे आ जाना, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड पे आ जाना। फिर जब आप 2, 3, 4 महीने इनको रीड करोगे, आपका लेवल बन जाएगा उस लेवल का, फिर आप द हिंदू पे स्विच कर सकते हो। लेकिन बैंकिंग एग्जाम टाइम्स ऑफ इंडिया से भी आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी इससे भी 100% डेवलप हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सपोज ये एडिटोरियल है, ठीक है, एक्स वाई जी, चलो मान लेते हैं हिंदुस्तान टाइम्स है, तो ये कंप्लीट देखा जाए, मान के चलो यहाँ पर 20 लाइंस लिखी है, ठीक है, और हर एक लाइन में लगभग 15 वर्ड्स है, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो। और टोटल इसमें कितने वर्ड्स हो गए, 300 वर्ड हो गए अप्रोक्सीमेटली। अब मैं हर एक वर्ड तो गिनने बैठूंगा नहीं, नहीं आपको गिनना है, तो अप्रोक्सीमेट लेके चलना है कि एक लाइन में 12 वर्ड है, तो लगभग 20 लाइन में 300 वर्ड होंगे। अब आपने इस 300 वर्ड के आर्टिकल को रीड किया, ठीक। अब आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, किसी के बारे में हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, पॉलिटिक्स, सोशल, इन्वायरमेंट, वीमेन, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी। तो हर तरह के रीड करने हैं आपको, कोई भी आ जाए। अब वो आर्टिकल डेली का हो, मैटर नहीं करता, चाहे वो 1 साल पुराना हो, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इस 300 वर्ड के आर्टिकल को रीड किया, एडिटोरियल आर्टिकल कुछ भी बोल लो। अब यहाँ पर आपको एक चीज करनी है, यहाँ पर जो वोकैब आएगी ना, हो सकता है इस पूरे आर्टिकल में आपको 15 या 20 वोकैब मिले। अब आपको हर एक वोकैब को लिखना नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपको सपोज आपने स्टार्टिंग की 2 लाइन रीड की, उस 2 लाइन में आपको 3 वोकैब मिल गई, तो क्या आप 3 वोकैब लिखोगे? आप बिग नो, नहीं लिखना। आपको बस गूगल पे जाना है, उस वर्ड को सर्च करना है, ठीक है, उसका मीनिंग देखना है, उसको हटा देना है।
फिर उसके आगे समझो क्या लिखा हुआ है। फिर एक वर्ड आता है, गूगल पे जाओ, उसका मीनिंग देखो, सर्च करो, समझो। लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि अगर आप लिखते जाओगे डेली के 15 से 20 वर्ड, तो ना तो आपको याद रहेंगे, ना ही आपसे रिवाइज होंगे, ना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और ना ही वो कहीं पे इंप्लीमेंट होने वाले हैं आपके। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जितने बच्चे सिलेक्टेड है बैंक में, मैं किसी को नहीं कहता कभी वो कैब याद करने के लिए। तो क्या वो कैब बिल्कुल याद नहीं करनी? नहीं करनी है। डेली की एक वोकैब उठाओ बस, एक, जो भी आपको अच्छी लगे, कोई भी। आपने आर्टिकल रीड किया, 15-20 वोकैब आए, इन 15-20 में से कोई भी एक, लालच मत करना, बस कोई भी एक वोकैब उठाना, उस वोकैब का मीनिंग देखना, उसके मीनिंग देखने के बाद उसको लिखना, और उसके 2 से 3 सिनोनिम लिख लेना बस, और कुछ नहीं करना। 1 या 2 एंटोनिम लिख सकते हो, दैट्स इट, खत्म करो। अब डेली बेसिस पे आपकी जो नोटबुक होगी, ठीक है, अब मान के चलते 3 महीने आपने एफर्ट किया, और 3 महीने में आपने डेली डेली वर्ड्स लिखे, और यहाँ टोटल मिला के आपके 90 वर्ड्स हो गए। अब हर एक वर्ड के आपने 2 से 3 सिनोनिम लिखे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 या 3 से, कितने हो जाएंगे आपके? 180 से लेकर 250 वर्ड के आसपास अप्रोक्सीमेटली वर्ड्स आपको याद हो गए। ये देखो ना, एक महीने में आपने लगभग 250 वर्ड्स याद कर लिए, जो कि इट्स अ वेरी बिग थिंग। प्लस आप डेली उसका रिवीजन भी कर पा रहे हो। अब जब आप यहाँ पर एक वर्ड देखोगे, आपने वो लिखा, अब उस वर्ड को देखने के बाद जो भी आप लिखोगे नोटबुक के अंदर, उस वर्ड के आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं, कम से कम। कम से कम 5 सेंटेंस, बाकी आपकी इच्छा है 10-15 जितना आप करना चाहो, लेकिन कम से कम 5 सेंटेंस बनाने हैं उस वर्ड के अपनी लैंग्वेज पे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा शैटर्ड। शैटर्ड मतलब होता है टूटा हुआ, बिखरा हुआ। तो आई कैन राइट कि ही वॉज फीलिंग शैटर्ड। एकदम सिंपल है, ही वॉज फीलिंग शैटर्ड। भाई वो बिखरा हुआ खुद को महसूस कर रहा था, टूटा हुआ एकदम। या फिर द शैटर्ड बोल मैं कर सकता हूँ, या फिर द शैटर्ड गिलास। द शैटर्ड गिलास वॉज एवरीवेयर ऑन द फ्लोर, ठीक है, फर्श पे हर जगह टूटा हुआ कांच था, इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, एवरीवेयर ऑन द फ्लोर। तो इस तरह के आपको सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, 5-10 डेली बेसिस पे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, और मेरा ओपन चैलेंज भी है। अगर कोई भी बच्चा डेली का एक वर्ड याद कर रहा है, जैसे मैंने बताया, उसके 5 से 10 सेंटेंस बना रहा है, तो बेशक से वो हिंदी बैकग्राउंड को क्यों ना हो, 3 महीने बाद उसका लेवल यहाँ से इंक्रीज होके यहाँ पर होगा, यहाँ पर। यानी कि जहां उसके मार्क्स 30 में से 4, 5, 8 आते थे, यहाँ पर जाते जाते उसके मार्क्स 3 महीने बाद आराम से 25 को टच होने शुरू हो जाएंगे। और अगर ढंग से एफर्ट कर लिया कंटिन्यूसली, तो 25+ भी जा सकते हैं, बस। तो डेली आपको ये काम करना है, ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया। अब बात आती है कि उसके आगे क्या करना है। अब देखो, आपने वर्ड तो निकाल लिया एक, बाकी जितने वर्ड्स आएंगे उसको आपने गूगल पे देखा, सर्च किया, समझा, और आगे बढ़े रीड करते हुए। अब सपोज कोई बच्चा है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, और एक स्टूडेंट सी है। स्टूडेंट ए आर्टिकल रीड कर रहा है, विच इज एडिटोरियल, ये वाला, जो कि 300 वर्ड का है। अब स्टूडेंट ए को एक बार में समझ में नहीं आया, तो क्या वो बंद कर देगा? नहीं। आपको स्टूडेंट ए को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तब तक रीड करना है, जब तक आप इसका क्रक्स, क्रक्स मतलब इसकी समरी समझ ना जाओ, ये कहना क्या चाहते हैं। अगर बात हो रही है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो यू शुड बी नोन कि क्या है बेसिकली, किस बारे में बात हो रही है। अगर स्टूडेंट बी है, अगर उसको एक बार में आधा समझ में आया, तो क्या दूसरी बार वो रीड नहीं करेगा? नहीं, दूसरी बार दोबारा रीड करो और उसको समझो पूरा क्या था वो। अब स्टूडेंट सी है, अगर उसको एक बार में समझ में आ जाता है, तो क्या दोबारा रीड करना है? नहीं, क्योंकि इसका लेवल ए से इंक्रीज होते होते सी पे आया है। तो जितने बच्चे लेवल ए पे है, वो पहले लेवल बी पे जाएंगे, फिर वो लेवल सी पे जाएंगे, और सी पे आने के बाद आपका लेवल, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। अब चलो, ये तो बात होगी अंडरस्टैंडिंग की। तो अब सर कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी कैसे डेवलप करनी है, और कॉम्प्रीहेंड होता क्या है बेसिकली? देखो, कॉम्प्रीहेंड मतलब करना होता है कि अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होता है। अब जैसे आपने कोई मूवी देखी, चलो एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं, यहाँ पर चल रही है सुल्तान मूवी सलमान खान की, ठीक है, थिएटर में बढ़िया, यहाँ पर बैठी ऑडियंस सारी, यहाँ पर आप भी बैठे हो बीच में, और यहाँ पर कॉर्नर सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर सुल्तान मूवी चल रही है। अब आपने मूवी देखी 3 घंटे की, तो आपने क्या किया? आपने इसको समझा ना, अंडरस्टैंड किया। यानी कि जो आर्टिकल आप रीड कर रहे हो, उसको देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, तो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब आपका फ्रेंड आता है, राजू आता है, वो पूछता है, रमेश यार वो मूवी तूने देखी हो, कैसी थी, कुछ बताओ उसके बारे में। तो 5 मिनट में आपको वो मूवी बतानी है 3 घंटे वाली,
तो कैसे बताओगे? आप उसको समराइज करोगे ना कि यार स्टार्टिंग में बस ये था वो था, फिर उसने सीखा पहलवानी करना, देन उसने फाइट की, देन स्टार्टेड लिविंग हिज लाइफ ड्रीम, ये वो खत्म होगी। तो ये जो 5 मिनट में आपने एक्सप्रेस किया, ये जो क्या थी, समरी थी। तो एक्सप्रेस करना क्या होता है, समरी। मान के चलते हैं पहले का टाइम है और आपका फ्रेंड राजू कहीं दूसरे देश में रहता है, किसी दूसरे शहर में रहता है जहां पर फोन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, वहां पर लेटर चलते हैं, ठीक है, चिट्ठी चलती है। तो आपको वो मूवी उसको चिट्ठी में लिख के बतानी है, राइट करनी है। तो आप उसको लिखोगे पूरा कैसे ऐसे मूवी थी, सलमान खान आता है, पहलवानी करता है, मेहनत करता है, इस तरीके से। तो पूरा लिख के आप उसको भेज दोगे। तो ये क्या हुआ, ये भी तो समरी हुई ना, बट ये रिटर्न समरी हुई। और ये कौन सी समरी हुई, ये ओरल समरी हुई। आपने बताया बोल के, ये आपने लिख के बताया। तो जो बैंकिंग एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो ओरल समरी नहीं है, वो इंटरव्यू में काम आती है। ये रिटर्न समरी है जो कि डिस्क्रिप्टिव में काम आती है। और यही रिटर्न समरी आपका लेवल बनाती है प्री और मेंस का। लगा शौक सुन के? मुझे लगता है आपको आज तक किसी ने ये बात बताई नहीं होगी, तो शौक तो लगेगा। बट हाँ, ये रियलिटी है। तो अब करना क्या है सर इसका, देखो। अब यहाँ पर आपने आर्टिकल रीड किया 300 वर्ड का, ठीक है, आप कोई भी कैटेगरी के हो, ए बी सी में से। अब रीड करने के बाद ये जो 300 वर्ड का आर्टिकल था, इसको आपको 50 से 80 वर्ड में लिखना है, राइट करना है, ठीक है। समरी लिखनी है बेसिकली इसकी। और समरी कैसे लिखनी है आप सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम वीडियो को फिनिश करेंगे। तो समरी जैसे मान के चलते हैं, ये 20 लाइन है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। टोटल कितने, 300 वर्ड है, आपने रीड कर लिया। अब आपको ये जो 50 से 80 वर्ड्स में, कितने वर्ड्स में, 50 से 80, जैसे मान लो ही इज द फाउंडर। अब ये जो ही है ये एक वर्ड है, इज दूसरा है, द तीसरा वर्ड है, फाउंडर चौथा वर्ड है। टोटल 4 वर्ड्स हो गए, ठीक है, 4 वर्ड्स हो गए। तो आपको ऐसे 50 से 80 वर्ड्स में समरी लिखनी है, लेकिन वो समरी आपको देखनी नहीं है, उसको पुट असाइड, उसको साइड में पटक दो, नहीं देखना आपको वो। आपने रीड कर लिया, समझ लिया किस बारे में था। अब क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू मेमोराइज कि आपने क्या रीड किया। अब उसको गलत शलत लैंग्वेज में कैसे भी, बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक देखे हुए, बिना वोकैब देखे हुए, अपना सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान मत दो, बस लिखो। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई न्यूज़ पढ़ी जहां पर कोई स्कैम हुआ था 400 करोड़ का, या फिर चलो अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया था कोई XYZ पर्सन का, उसमें उसने क्या क्या सजेशंस दिए। तो बस मैंने वो सजेशंस सुने, मुझे वो पूरे तो याद नहीं है, बट मैंने उसको देखा कि हाँ, कि दैट पर्सन वाज सेइंग कि वेक अप अर्ली एट 4 AM एंड फिनिश योर वर्क, है ना। इस तरीके से मैंने वो अपनी लैंग्वेज में लिखा। तो आपको यहाँ पर ओन लैंग्वेज यूज करनी है जो कि सिंपल होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज जो कि खुद की होनी चाहिए। इस तरीके से कि आपको किसी 10th क्लास के बच्चों को समझाना है। समझे मेरी बात? जो आप समरी लिख रहे हो वो इस तरीके से लिखनी है कि कोई 10th क्लास का बच्चा वो समझ जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, आप क्या बताना चाहते हो, क्या आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस या कन्वे करना चाहते हो। ये आपको काम डेली करना है। तो क्या सर, हम जो, अगर मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है वो एक आर्टिकल रीड कर रहे हैं, तो उसने एक बार लिख दी समरी, तो अगर वो दूसरा आर्टिकल भी रीड करता है या फिर तीसरा करता है, क्या तब भी लिखनी है? तब जरूरी नहीं है, एक बार तो जरूरी है ही है। बाकी अगर आप दूसरी बार भी रीड करते हो कोई दूसरा आर्टिकल, उसकी इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी एक समरी डेली की है, ये आपको करनी है किसी भी कीमत पे। सब अब सर बात आती है कि समरी चेक कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। रफ नोटबुक आपके पास है, उसमें लिखो, उसको बंद करो, और जब 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपका लेवल बनना शुरू हो जाएगा, तो अपने प्रीवियस लिखे हुए सेंटेंसेस को देखना कि जो समरी, मान के चलते आज 11 जून है, तो 11 जून 2025 ऐसे ऊपर डेट डालना, उस एक पेज में आपकी आज की समरी है। फिर नेक्स्ट पेज शुरू हो जाएगा 12 जून 2025, ऐसे ऐसे करते जब आपका यहाँ पर सपोज अगस्त आ जाता है, तब जाके देखना पहले की कि आपने कितना इंप्रोवाइज किया सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है, और 100% इंक्रीज होगी। तो ये आपको लेके चलना है। और जो मैंने बताया, एक वोकैब डेली की करो, उसके 2 से 3 सिनोनिम करो, आपके 1 महीने में 200-250 वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, 3 महीने में, सॉरी, आराम से, ठीक है। और अगर आपने ऐसा 6 महीने कर लिया, तो 500 वर्ड आपके कहीं नहीं गए, जो कि 500 वर्ड बहुत ही खतरनाक होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको 500 वर्ड याद करके उसको यूज करना आता हो। और अगर आपने 500 वर्ड या 200-250 वर्ड यूज कर दिए डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में और अपने कम्युनिकेशन में, तो आपका जो इंप्रेशन है पर्सनैलिटी का, वो बहुत ही मार्वलस आएगा, एंड यू विल बी अमंग द टॉपर्स। आप टॉपर्स में रहोगे हर जगह, ठीक है।
तो ये आपको अप्लाई करना है। तो ये आप अप्लाई करो, एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा कि समरी कैसे आपको नोट डाउन करनी होती है, लिखनी होती है न्यूज़पेपर से। 2-3 दिन का वेट करना, जब तक जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो करो। समरी किसी से चेक नहीं करवानी है आपको, बस लिखो और बंद करो। अगर 500 वर्ड का आर्टिकल है तो उसको 50, 80, 100 वर्ड में फिनिश करो, उसको साइड में हटाओ। बस ये आपको ईमानदारी से करना है, ठीक है, खुद के लिए करना है। यहाँ पर आंख मिचोली नहीं होनी चाहिए किसी भी लाइक कीमत पे। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाकी सभी पोर्शंस पे कि क्लोज टेस्ट कैसे इंप्रूव करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे इंप्रूव करना है, एंड जो सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह वगैरह होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन होती है ना, दो एक वर्ड आते हैं जिसको हम इधर उधर जंबल्स में होते हैं, उसको आपको फ्रेम करना होता है, या फिर मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सब कैसे करना है ये हम बात करेंगे। और ग्रामर जो टॉपिक था, क्या ये करना जरूरी है या नहीं, करना है तो कहाँ से करना है, कितना करना है, इसकी हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तब तक वेट करना, इसको फॉलो करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और यकीन मानो, ये जो सजेशन है, ये मैंने जितने बच्चों को मैंने सजेशन दिए हैं उन सभी के सिलेक्शन हुए हैं, उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। अभी डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कितना अच्छे से अप्लाई करते हो, उन्हें सीरियस नोट, और कितना जल्दी आप यहाँ से फायदा उठा के सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं इस लूप से बाहर। मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।